आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट 9th क्लास एनसीईआरटी। 9th क्लास एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, वो आप लोगों को बताएंगे। बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, शुरू से शुरू कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक, तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये आपके सामने स्लाइड भी है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? ब्रांच ऑफ नॉलेज डील्स विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। ब्रांच ऑफ नॉलेज डील्स विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। ऐसा है कि किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी या किसी भी सोसाइटी में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। वो चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे कंजम्पशन हो, कुछ ना कुछ तो पैदा होता है। चाहे अगर आप देखें तो बहुत ही पुरानी सोसाइटीज जो थी उसमें वीट कल्टीवेशन होता था, एग्रीकल्चर होती थी, यानी कि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होती है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है। और प्रोड्यूस किसके लिए होता है? कुछ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस होता है, कुछ लोग उसे कंज्यूम करते हैं। तो किसी भी सोसाइटी में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। कुछ लोग जो है वो प्रोडक्शन को कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन से रिलेटेड है। और प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है उसके बीच में एक वेल्थ का ट्रांसफर होता है। किसी चीज को आप बाय करते हैं, किसी चीज को खरीदते हैं, तभी तो आप कंज्यूम करते हैं। तो क्या है, ये ऐसा नॉलेज का ब्रांच है जो कि डील करता है प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ से। अब मैंने ये जो वेल्थ यहाँ पे लिखा है, वेल्थ देखो, वेल्थ आगे जाके देखेंगे कि बेसिकली होती क्या है। वेल्थ में क्या है, मनी भी आ जाता है और आपकी दूसरी कोई भी प्रॉपर्टी ये भी आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, जैसे जैसे फर्दर आगे डेवलप होते जाएंगे, बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे कि वेल्थ है तो वेल्थ क्या है, मनी है तो मनी क्या है, राइट। तो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बाद देखो एडम स्मिथ के बारे में यहाँ पे आया है। एडम स्मिथ जो है बेसिकली उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं, यानी कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन से रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं किसी भी सोसाइटी में बहुत पहले से चले आ रही हैं। लेकिन आज की डेट में जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी किया जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है उसे एडम स्मिथ को बोला जाता है। इनफैक्ट जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, आगे आपको पता चलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। जीडीपी का कॉन्सेप्ट जो है वो भी एडम स्मिथ ने ही दिया था। तो एक बहुत ही बेसिक चीज है इकोनॉमिक्स के बारे में और एडम स्मिथ के बारे में। आगे हम लोग चलते हैं। देखो ऐसा है, 1930s के आसपास, इससे पहले 1930 के पहले इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट जो था किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया जाता था। इट वाज नॉट डिवाइडेड। लेकिन 1930s के बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में स्टडी किया जाने लगा, दो पार्ट्स में स्टडी किया जाने लगा। एक हिस्सा जो है उसे माइक्रो बोला जाता है और एक हिस्सा जो है उसे मैक्रो बोला जाता है। माइक्रो और मैक्रो, अगर तुम लोगों को वैसे भी शब्द पढ़े हुए हैं, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें आप कोई इंडिविजुअल यूनिट जो है, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री जो है, उसके अंडर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं आप उसको स्टडी करेंगे। और मैक्रो के अंडर आप बड़े लेवल पे स्टडी करेंगे। यानी कि माइक्रो में अगर मान लीजिए कोई पेंसिल बनाने वाली फैक्ट्री है, तो पेंसिल बनाने वाली फैक्ट्री कितनी पेंसिल जो है वो बना रही है, उसमें कितनी लेबर लगी हुई है। पेंसिल जो है उसका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, उसकी प्राइस डिटरमाइन होती है कि कितनी कीमत पे इसे बेचा जाएगा, कौन कौन सी चीजें जो है इसको यूटिलाइज करके एक पेंसिल बनाई जाएगी। तो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें बेसिकली जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, उसका स्टडी किया जाता है, उसके अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसको स्टडी किया जाता है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को बड़े लेवल पे स्टडी किया जाता है, एक नेशन के लेवल पे स्टडी किया जा सकता है। जैसे एक यूनिट में कितनी फैक्ट्री, एक फैक्ट्री जो है वो कितनी पेंसिल्स बना रही है, और ऐसे पूरे के पूरे देश में कितनी फैक्ट्रीज हैं जो पेंसिल बना रही हैं। जब हम पूरे देश की बात कर लेंगे, पूरे नेशन की बात करेंगे, तो वो क्या होगा, एक मैक्रो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो क्या है, मैक्रो और माइक्रो में क्या फर्क है? माइक्रो, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स सच एज फर्म, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर, theory of consumer behavior, theory of price are few component of microeconomics.
थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब कोई भी पेंसिल या कोई भी चीज आप बनाती है, कोई भी फैक्ट्री बनाए, कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट बनाए, तो कंज्यूमर के बिहेवियर को जान के ही तो बनाएगी। अगर हम कुछ चीजों को ऐसे ही बना लें जो बिक ही नहीं रही है, तो उसका फायदा क्या है? तो क्या है इसमें हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्राइस, ये सारी चीजें जो है उसको स्टडी करते हैं। अब मैक्रो का कॉन्सेप्ट क्या है? Studies economic problem related to an economy such as national income employment। बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट करेंगे। वहां पे तो हमने छोटे लेवल पे लेबर को देखा, भाई कितनी पेंसिल बनने वाली है और कितनी लेबर चाहिए हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे हमें एक बड़े लार्ज स्केल पे देखना होगा कि कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो सकती है, किस तरीके से नेशनल इनकम जो है, लोगों की इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट जो बड़े लेवल पे है, दैट विल कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। Theory of output, inflation, deflation, employment are few component of macroeconomics। Deflation क्या है, inflation क्या है, फिलहाल आपने क्या करना है, इसको अपने माइंड में रख लीजिए, क्योंकि अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको हर चीज का मतलब समझ में आ जाएगा। अगर आउटपुट है तो वो क्या है, इन्फ्लेशन है तो डिफ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट है कि तो उसके माने क्या है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा, राइट। अब आगे चलते हैं। आगे देखो, यहां पे मैंने लिखा है लेट्स अंडरस्टैंड वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ 9th NCERT इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर। पहले तो हमने ये देख लिया कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, उसके बाद हमने देखा मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अब क्या है, 9th क्लास की जो NCERT है उसकी हेल्प से हम पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। देखिए, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसी बुक में एक विलेज पालमपुर की स्टोरी है। उस स्टोरी के थ्रू उसने हर चीज को एक्सप्लेन किया है। प्रोडक्शन क्या है, कंजम्पशन क्या है, ये सारी चीजें उस स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन की गई है। अब सबसे पहले जो इसमें एक लफ्ज आया है, एक वर्ड आया है, वो है प्रोडक्शन। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो प्रोडक्शन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन होगा तो कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन होगा तो आगे फिर प्रोड्यूसर को पैसा मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये पूरा का पूरा साइकिल है। तो यानी कि बेसिक जो है वो है प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या है? यूटिलिटी और वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीजिंग यूटिलिटी एंड वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी चीज की यूटिलिटी को, किसी भी चीज की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आटा है, आटे की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? अगर उसमें से ब्रेड बनेगा या बिस्किट बनेगा तो वैल्यू कैसे हो गई? बढ़ गई। तो प्रोडक्शन क्या है? जब किसी भी चीज की वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है, यूटिलिटी बढ़ जाती है, तो दैट इज नॉन एज प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का कुछ एम होता है, कुछ तो एम होगा, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करना एक प्राइम एम है प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन जो है गुड्स और सर्विसेज के लिए किया जाता है। प्रोडक्शन प्रोसेस किसके लिए किया जाता है? गुड्स और सर्विसेज को ऑब्टेन, गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए किया जाता है। और इसी गुड्स एंड सर्विसेज से क्या होगा? आपकी जरूरत जो है वो पूरी होगी। अब आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No. नेक्स्ट, व्हाट आर गुड्स एंड सर्विसेज? क्या डिफरेंस है इसमें? गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है? गुड्स आर टेंजिबल थिंग्स, फिजिकल प्रेजेंस होता है, कैन बी टच्ड। गुड्स क्या है? जिन्हें छुआ जा सकता है, कैन बी टच्ड, फिजिकल प्रेजेंस होती है। या फिर कोई, देखिए इसमें क्या है, जैसे मेरे सामने कोई कुर्सी पड़ी है, कोई टेबल पड़ा हुआ, तो दीज आर क्या, ये क्या है? ये गुड्स है सारी की सारी। तो गुड्स क्या है? फिजिकल चीजें हैं जिन्हें टच किया जाता है, दे आर टेंजिबल थिंग्स। अब आगे क्या इसमें लिखा है? टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। गुड्स ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा समय लगता है। आप तुरंत कुर्सी नहीं बना सकते,
कुछ वक्त लगेगा, आप टेबल तुरंत नहीं बना सकते, कुछ वक्त लगेगा। इसके बाद है कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेलर एंड कैन स्टोर्ड। ये गुड्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम जो सेलर है उसका उससे सेपरेट कर सकते हैं। कुर्सी किसी ने बनाई, हमने उससे खरीद ली, जो कुर्सी का ऑनर था उससे उसकी ऑनरशिप सेपरेट हो गई और हम उसके मालिक बन गए। गुड्स ऐसी चीज होती हैं जिन्हें स्टोर भी किया जा सकता है, राइट। नाउ सर्विसेज, जो गुड्स पे लागू है उससे उल्टा सब कुछ सर्विसेज पे है। सर्विसेज क्या है? ये इंटेंजिबल हैं, इन्हें छुआ नहीं जा सकता, इसका फिजिकल नहीं होता, फिजिकली यहाँ पे इसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ये टच नहीं किए जा सकते, ये इंटेंजिबल होते हैं, इनकी ट्रांसफर नहीं हो सकती, नो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अब मैं पढ़ा रही हूं तो ये एक सर्विस है, मेरी सर्विस को आप टच नहीं कर सकते, आप समझ सकते हैं। दूसरी बात ये है, जो मैंने गेन किया है, जब मेरे पास जो नॉलेज है, आप उसके ऑनरशिप आप मेरे पास जो चीज है आप उसके ऑनर नहीं बन सकते। या फिर जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूं या ये मेरा इंस्टीट्यूट खुद का है, आप इस इंस्टीट्यूट के मालिक नहीं बन सकते, सर्विस जो है वो कंज्यूम जरूर कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या है? ये ट्रांसफर ऑनरशिप का कोई ट्रांसफर नहीं होता, प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड टुगेदर। यहां पे क्या था? टाइम पीरियड रिक्वायर्ड था, आप ऑनरशिप ले सकते थे, लेकिन यहां पे क्या है? जैसे ही कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है लगातार आप कंज्यूम भी कर रहे हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जैसे ही वो बन रही है चीज, जैसे ही सर्विस प्रोवाइड हो रही है, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, आप रेस्टोरेंट के मालिक नहीं बन रहे। तो क्या है? ये जो चीजें हैं, ये सर्विसेज जो है, इसकी ऑनरशिप जो होती है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। आगे क्या है? इन्हें स्टोर नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से हम लोग टेंजिबल आइटम्स जो हैं या फिजिकल आइटम्स जो हैं उसको स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया? Yes, sir. Now, requirement for the production of goods and services. गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के बाद ही कुछ चीजों को प्रोड्यूस किया जा सकता है। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। अगर किसी कपड़े को बनाना हो तो क्या है? आपको, या फिर उसके कपड़े को बनाने के लिए आपको लैंड का जरूरत है जहां पे कॉटन का कल्टीवेशन होगा, और कॉटन कल्टीवेशन के अलावा उसमें जहां कॉटन कल्टीवेट हो रही है और जो लैंड है वहां पे आपको इरिगेशन का भी जरूरत है, पानी का भी जरूरत है। अगर खेती की जा रही है, एग्रीकल्चर किया जा रहा है, तो वहां पानी की भी जरूरत होगी। तो कपड़े के प्रोडक्शन के लिए पहले कॉटन को प्रोड्यूस करना होगा, और कॉटन के प्रोडक्शन के लिए लैंड चाहिए होगी, और लैंड में सिर्फ ये सीड्स नहीं चाहिए होंगे कॉटन के, उसके साथ साथ में वाटर का सप्लाई भी चाहिए होगा। तो क्या है? लैंड और अदर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए। सेकंड है लेबर, ठीक, जिसपे आप कॉटन का कल्टीवेशन कर रहे हैं उसके लिए आपको लेबर भी चाहिए। कुछ ऐसी लेबर चाहिए जो मैनुअल हो, और कुछ ऐसी लेबर चाहिए जो हाईली स्किल्ड लेबर हो, राइट। इसके बाद आपको कुछ फिजिकल कैपिटल भी चाहिए, ठीक। अब फिजिकल कैपिटल, यहां पे मैंने लिखा है कैपिटल है क्या? बेसिकली कैपिटल वो इनपुट्स हैं जो एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के लिए, वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल कोई भी चीज हो सकती है, एक कील भी कैपिटल हो सकता है, या फिर कुछ और चीज, मशीनरी जो है वो भी कैपिटल हो सकती है। कैपिटल वो चीज है जिसके थ्रू, जिसके जरिए आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं। मशीनरी हो सकती है, फार्म के टूल्स हो सकते हैं, थ्रेशर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ और हैवी पावर जितनी भी मशीनरी लगती है वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो कैपिटल वो इनपुट्स हैं जो प्रोडक्शन के हर स्टेज पे आपको रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होता है ह्यूमन कैपिटल।
राइट। फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो ये प्रोडक्शन जो है उसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। आगे हम चलेंगे तो सबसे पहले हम फिजिकल कैपिटल जो है उसके बारे में जान रहे हैं कि फिजिकल कैपिटल क्या है। फिजिकल कैपिटल जो है वो दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल? जैसे मैंने कहा, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, ये फिक्स्ड कैपिटल हो सकती हैं। वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड मनी। आप किसी भी चीज को ऐसे नहीं बना सकते। कॉटन के मिल जो है वो कपड़ा तब तक नहीं बना सकती, क्लोथ तब तक नहीं बना सकती जब तक उसके पास रॉ मटेरियल नहीं। तो रॉ कॉटन होना चाहिए और रॉ कॉटन के साथ साथ में बंदे के पास मनी भी होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, तभी तो वो चीज पर्टिकुलर प्रोड्यूस हो सकती है। तो क्या है, फिजिकल कैपिटल जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। ठीक, फिक्स्ड कैपिटल इज टूल, मशीन्स एंड बिल्डिंग एंड वर्किंग कैपिटल इज रॉ मटेरियल एंड मनी, राइट। अब आगे है ह्यूमन कैपिटल। ठीक, ह्यूमन कैपिटल क्या है? नॉलेज है और इंटरप्राइज है। इंटरप्राइज का हिंदी में अगर मतलब जानना हो तो वो होता है साहस, किसी चीज को कर सकना। नॉलेज भी होना चाहिए। अब कोई बंदा जो है जिसके पास नॉलेज भी है, साहस भी है करने का, वो अपना दिमाग लगाएगा और इन्वेस्टमेंट करेगा और एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेगा जिसमें वो लैंड को, लेबर को और फिजिकल जो कैपिटल है उसका अरेंज करेगा और प्रोडक्शन करेगा। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो नॉलेज है और आपका एंटरप्राइज है, और यही जो ह्यूमन कैपिटल है वो सारी चीजों को अरेंज करके प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो शुरू करती है, राइट। समझ आ रहा है? यस मैम। आगे चलते हैं। नाउ लैंड, सबसे पहले हम लैंड पे आते हैं। लैंड फिक्स्ड है, ठीक। अब इंडिया का जो एरिया है उतना ही है। एग्रीकल्चर लैंड भी कुल मिला के फिक्स ही है, अनटिल अनलेस कुछ वेस्ट लैंड जो है उसको कन्वर्ट ना कर दिया जाए। जैसे पंजाब में जब भाखड़ा डैम बना, उसके बाद इंदिरा गांधी कैनाल्स निकाली गई, तो इंदिरा गांधी कैनाल्स जो है राजस्थान तक जाती। तो राजस्थान का बहुत सारा एरिया वेस्टलैंड जो था उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया एग्रीकल्चरल लैंड में। लेकिन कुल मिलाकर कोई भी एक पर्टिकुलर आप विलेज में देखें तो लैंड जो है कुल मिला के फिक्स रहती है। मैंने कहा अनटिल अनलेस जो है वेस्टलैंड जो है उसको आप कन्वर्ट ना कर ले। तो लैंड फिक्स है, अगर एग्रीकल्चर मामले में भी देखा जाए, लेकिन इंडस्ट्री में भी देखा जाए तो लैंड तो फिक्स ही है। अब लैंड अगर फिक्स है, मैं रूरल सेक्टर की बात कर रही हूं, लैंड अगर फिक्स्ड है तो इसे प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए? ठीक है, लैंड फिक्स को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू उसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? अब जैसे मान लो हमारे यहाँ इंडिया में कितने सीजन आते हैं, गर्मी का आ जाता है, सर्दी का भी आ जाता है, और बीच में गर्मी और सर्दी के बीच में एक और मौसम है जो ना गर्म है और ना सर्द है। तो ये मौसम जैसे मार्च का मंथ आप लोगों को पता है, सितंबर का मंथ आप लोगों को पता है। तो एक लैंड के एक हिस्से से आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव उसको कैसे बना सकते हैं? आप हर सीजन की क्रॉप को उगाएं, तो ये लैंड जो है वो प्रोडक्टिव हो सकती है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग यहां पे लिखा है, प्रैक्टिस ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 or more crops on the same plot of land। एक ही प्लॉट पे 2 या 3 फसलें उगाना, 2 or more crops on the same plot of land। और ये कभी पॉसिबल है जब कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जाए। जैसे मान लो 3 फसल उगाना है, रबी, खरीफ और ज़ैद की फसल होती है। अगर आपको पता हो, रबी जो है वो ज्यादातर विंटर सीजन में उगाई जाती है, जैसे वीट उसका एग्जाम्पल है। खरीफ फसल जो है वो ज्यादातर गर्मी जब मानसून में उगाई जाती है।
जिसमें राइस आता है, और जो तीसरा होता है ज़ैद की फसल जो होती है वो इसमें रबी और खरीफ के बीच में उगाई जाती है, यानी कि गर्मी और सर्दी के बीच का मौसम जो होता है वहां पे ज़ैद का कल्टीवेशन होता है। तो अगर तीनों ही फसलों को कोई किसान उगाना चाहे तो उसको क्या चाहिए, उसको इरिगेशन चाहिए, एक्सेस ऑफ वाटर चाहिए। वाटर की एक्सेस से ही वो तीनों की पॉसिबिलिटी है। मानसून सीजन में राइस तो वो उगा लेगा, लेकिन वीट को कैसे उगाएगा या ज़ैद फसल को कैसे उगाएगा, तो उसको चाहिए वाटर तक एक्सेसिबिलिटी चाहिए, यानी कि इरिगेशन चाहिए, राइट। अब इरिगेशन के थ्रू इसके अलावा एक HYV चाहिए, इसको हाइब्रिड वैरायटीज जिसे बोलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज जिसे बोलते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटीज चाहिए सीड्स की, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए और मशीनरी भी चाहिए। इसको हम मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक बोलते हैं। देखो, पहले जो सीड इस्तेमाल होता था नॉर्मली किसी भी चीज में, वो पुराना ट्रेडिशनल सीड होता था, और ट्रेडिशनल सीड जो था उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाता था। किसी ने वीट देखा है? देखा है किसी ने? कोई है ना, वीट देखा है। और वीट जो होता है, गेहूं जो होता है, उसके अंदर दाने होते हैं, होते कि नहीं होते? अब वो जो पुराना वाला सिस्टम होता था, जो ट्रेडिशनल सीड होते थे, उसमें दाने ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी है उससे दाने जो है वो ज्यादा होने शुरू हो गए, उसका प्रोडक्शन ज्यादा होना शुरू हो गया। तो ये जो है हाई यील्डिंग वैरायटीज जो हैं वो सीड्स की वो बहुत जरूरी हैं। इसके साथ पेस्टिसाइड्स भी बहुत जरूरी हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद पंजाब से हूँ, तो वहां पे बाकी भी शायद आते थे। एक टिड्डी दल होता था कि पुराने समय में टिड्डी दल आता था, और वो इतना ज्यादा पूरा काला काला हो जाता था, पूरा आसमान, और फसलों की फसलें जो थी वो खा जाता था, पूरा खत्म कर जाता था। जब पेस्टिसाइड्स होंगे तो उससे प्रोटेक्शन हो सकती है। अब तो खैर वो काफी कम हो गया, लेकिन पहले जमाने में इस तरीके से जो क्रॉप होती थी वो किसी ना किसी तरीके से डैमेज हो जाती थी, पेस्ट की वजह से, कुछ कीड़े मकोड़े दूसरों की वजह से डैमेज हो जाती थी। लेकिन पेस्टिसाइड से क्या हुआ, वो कंट्रोल हो गया। इसका नेगेटिव भी है पेस्टिसाइड्स का, लेकिन फिलहाल जो है हमने ये कहा कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जो हैं उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जा सकती है। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जो हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं, और वो डिसएडवांटेजेस हम लोग एनवायरमेंटल इश्यूज जब डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। फर्टिलाइजर्स जो हैं उससे भी फायदा हो सकता है, और मशीनरी जो है, मॉडर्न मशीनरी जो है, उससे भी फायदा हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक फिक्स्ड जो पैच लैंड का है उससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है, राइट। अब फार्मर्स जो हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, देखिए बहुत ज्यादा लैंड जो है वो बहुत बिग जमींदार के पास है, लेकिन हमारे ज्यादातर फार्मर्स जो हैं वो मार्जिनल और मीडियम फार्मर्स हैं। जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो लेस देन 2 हेक्टेयर एरिया जो है उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर एरिया है। जो मीडियम और लार्ज फार्मर है मोर देन 2 हेक्टेयर एरियाज जो है वो लार्ज फार्मर्स के पास है। देखो, ये जो चैप्टर 1 है आपका, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए मैंने, ठीक, और बहुत तेजी से मैंने बता भी दिए। कुल मिला के इसमें एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें जो भी चीजें, जो भी वर्ड्स आए हैं उसका मीनिंग बताया है मैंने, उसका मतलब बताया है। अगर तुम्हें इसे इंटरलेट करोगे तो सारा इकोनॉमिक सिस्टम धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। इस पूरी बुक में फर्स्ट जो 9 चैप्टर आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर बताया, शुरुआत इकोनॉमिक्स से की है, इकोनॉमिक्स पे, उसके बाद मैक्रो माइक्रो उसकी अंडरस्टैंडिंग से की, मैक्रो और माइक्रो के बाद मैं प्रोडक्शन पे आ गई, प्रोडक्शन के बारे में बताया, क्योंकि बेसिक एक्टिविटी क्या है, वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को करते करते फिर हमने कहा कि प्रोडक्शन होती कैसे है, कौन कौन सी चीजें जो हैं उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए। अब 4 चीजें जो हैं वो बताई, ह्यूमन कैपिटल बताया, फिजिकल कैपिटल बताया, लैंड बताया, लेबर बताया। फिर हम आगे गए थोड़ा बहुत, तो फिर हमने कहा लैंड जो है एक फिक्स एसेट है और उसमें कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, और फिर फार्मर्स की बात करी। कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो मैम बता रहे हैं,
लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आगे जाके आपको बाकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे। प्रोडक्शन जैसे जैसे आगे जाता जाएगा, कंजम्पशन क्या है, इन्वेस्टमेंट, अभी तो प्रोडक्शन किया, फिर कंजम्पशन देखेंगे कंजम्पशन क्या है, लैंड, ह्यूमन कैपिटल आपने किया, तो आगे आने वाले जो आपको एडवांस स्टडीज होगा तो उसमें आप देखेंगे कि भाई ह्यूमन कैपिटल जो है उसको करने के लिए, उसका एडवांसमेंट के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। और जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे स्किल इंडिया भी समझ में आना चाहिए, आ जाएगा। तो सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि भाई ह्यूमन कैपिटल क्या है, फिजिकल कैपिटल क्या है। तो ये धीरे धीरे आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो चेन लगातार कॉन्टिन्यूसली खुलती जाएंगी और आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता जाएगा इकोनॉमी का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ खास तो है नहीं, आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। Yes. नाउ 9th क्लास का सेकंड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। पीपल एज रिसोर्स, सेकंड चैप्टर 9th क्लास। देखो, आप लोगों के सामने एक ऐसे चार्ट सा बना हुआ है। इस चार्ट पे लिखा है पीपल एज रिसोर्स, फिर लिखा है एसेट और लायबिलिटी, फिर लिखा है इफ पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल, फिर लिखा है यहां पे रिसोर्स में देखो एनीथिंग हैज यूटिलिटी एंड एड वैल्यू इन आवर लाइफ, फिर यहां पे लिखा है people as a resource is a way of referring country working people in terms of their existing productive skill and abilities. फिर एक रेड लगा रखा है और उसके बाद लिखा है ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड बाय एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। रिसोर्स, रिसोर्स क्या है? हम लोग कहते हैं हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक, या फिर हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज हैं। रिसोर्स बेसिकली है क्या? रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन का काम करती है, वैल्यू ऐड करती है। ठीक, ऐसी कोई भी चीज जिसकी यूटिलिटी है और वैल्यू एडिशन का काम करती है। प्रोडक्शन में भी हमने क्या कहा था? प्रोडक्शन में भी वैल्यू जो है वो ऐड हो रही है चीजों में, वहां पे भी यूटिलिटी की बात की थी। और रिसोर्स में भी हम लोग यूटिलिटी की और वैल्यू एडिशन की ही बात कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन का काम करती है वो रिसोर्स हो सकता है। पानी ऐसे कुछ भी नहीं, अगर उसमें से तुम बिजली नहीं बनाते, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो डैम्स बनाए जाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट किया जाता है, जब डैम्स बनाए जाते हैं, वो उससे क्या होता है, वाटर को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है। कोई भी कोल है या फिर कोई भी मिनरल है वो तब तक रिसोर्स नहीं है जब तक आपको वो आपकी लाइफ में वैल्यू का एडिशन नहीं करता है। तो रिसोर्स बनने के लिए क्या है, वैल्यू एडिशन का होना जरूरी है। पीपल एज अ रिसोर्स, आम लोग जो हैं वो रिसोर्स हो सकते हैं क्या? एक आम लोगों में कुछ स्किल और कुछ प्रोडक्टिव एबिलिटीज जरूर होती होंगी। मान लो किसी बंदे की पेंटिंग बहुत अच्छी है, ठीक, लेकिन जब तक उसे पेंटिंग की फॉर्मल जो है वो ट्रेनिंग ना दी जाए तब तक वो रिसोर्स नहीं बन सकती, तब तक वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो सकती। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आगे जाके ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो सकती है। तो पीपल जो है उनके पास में, लोगों के, आम लोगों के पास में कोई ना कोई स्किल एंड एबिलिटी जरूर है, और वो स्किल एंड एबिलिटी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने पे एक कैपिटल बन सकती है, जिसे हिंदी में पूंजी भी बोलते हैं। वो कैपिटल कैसे बन सकती है? एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू और मेडिकल केयर के थ्रू। अगर किसी बंदे को आप एजुकेट कर दें, गरीब आदमी है भाई, किसी को एजुकेट कर दिया, किसी को ट्रेनिंग दे दिया
और साथ में उसको मेडिकल फैसिलिटीज भी दे दी, भाई बीमार हो रहा था बहुत ज्यादा और लगातार मेडिकल फैसिलिटीज दे दी गई, भी तगड़ा हो गया, और तगड़ा होने से क्या है, बहुत ज्यादा काम करने लग गया। तो क्या होगा, अगर डेवलप किया जाए एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल फैसिलिटी के थ्रू पीपल को, तो वो क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। अब क्या है, अब इसमें कंट्रीब्यूट, यहां पे देखो आगे जाके मैंने क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड बाय एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एंड देन जब ये ह्यूमन कैपिटल बनेगा दैट विल कंट्रीब्यूट इन जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या ग्रॉस जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। अब जीडीपी और जीएनपी क्या है वो बाद में बताएंगे, फिलहाल तुम लोगों को इतना जानना है कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे है। फिजिकल कैपिटल तुम लोगों को पता है कि क्या है फिजिकल कैपिटल, वो टूल्स मशीन्स की हमने बात करी थी, वर्किंग कैपिटल की बात करी थी। उसके बाद हम ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं, और ह्यूमन कैपिटल क्या है, लोग हैं जो आपका एसेट बन सकते हैं, जो आपका कैपिटल बन सकते हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट किस चीज का होगा, एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ट्रेनिंग का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और उनकी हेल्थ जो है उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है, राइट। आगे चलते हैं। अब यहां पे जो आपके सामने लिखा है वो रेपिटेशन ही है एक तरीके का, ह्यूमन कैपिटल स्टॉक एंड स्किल प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बोडाइड इन पीपल, पहले ही लोगों के पास है, ठीक, नॉलेज जो है लोगों के पास, स्किल पहले ही उनके पास है, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट, तो उसके बाद जब उसको ट्रेन आप कर देते हैं उस रिसोर्स को, तो वो आपका ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। हाँ, एक चीज और मैंने यहां पे बताई थी, मैंने कहा था एसेट और लायबिलिटी, पीपल आपका एसेट तभी होंगे जब वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होंगे। भारत की कितनी पॉपुलेशन है, अब तो हम नंबर 1 पे आ गए, तो ये पॉपुलेशन जो है हमारे लिए लायबिलिटी बन गई है, वो हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल नहीं बनी है। लेकिन अगर हम लोग उसको ट्रेन कर देते हैं, एजुकेट कर देते हैं, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी नहीं, वो हमारे लिए एक पूंजी बन जाएगी, एक कैपिटल बन जाएगी। तो ये जो था वो बताना थोड़ा सा भूल गई थी। तो ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बोडाइड इन पीपल, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब जब ह्यूमन कैपिटल आप कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट जो है इंडिविजुअल को क्या है भाई, कोई बंदा डॉक्टर बन गया, गरीब घर से उठा हुआ बंदा डॉक्टर बन गया, आईएएस बन गया, तो इंडिविजुअली क्या है उसको बेनिफिट तो हो ही रहा है, उसकी अर्निंग बढ़ रही है। लेकिन सोसाइटी जो है उसको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो सकता है इस पे, देखो लोग ही तो सोसाइटी को क्रिएट करते हैं। कहते हैं, तुम लोगों ने किसी सुना होगा कि गरीबी जैसी बुरी चीज कोई नहीं है, क्योंकि गरीबी जो है आपको एक इस ऐसे चक्रव्यूह में, आपको इस ऐसे साइकिल में डाल देती है जिससे आप निकल नहीं सकते। गरीबी का साइकिल क्या है, कोई बंदा मान लीजिए गरीब है, कहीं पॉवर्टी है, तो गरीब है तो वो एजुकेट नहीं हो पाएगा। अगर उसको एजुकेट नहीं हो पाएगा तो अर्निंग उसका जो है वो कम रहेगा, अर्निंग कम रहेगा तो दोबारा वो गरीबी के दुष्चक्र साइकिल ऑफ पॉवर्टी में ही फंसा रहेगा। तो गरीबी से उठाना है, सोसाइटी जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गरीबी की वजह से सोसाइटी में ऐसी नेगेटिविटीज आ जाती हैं। कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर तुम लोग देखो गांव में, अगर गांव के लेवल पे भी देखो तो लोग बहुत ज्यादा नशा या फिर कोई और जो सोशल जो हैं एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हार्मफुल हैं सब लोगों के लिए, ऐसी चीजों में वो शामिल हो जाते हैं। तो ओवरऑल सोसाइटी जो है उसको भी बेनिफिट होता है। और यहां पे मैंने एक शब्द लिखा है वर्चुअस साइकिल। सोसाइटी जब बेनिफिट करेगी तो क्या होगा, एक वर्चुअस साइकिल जो है वो डेवलप होगा। एक होता है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र। पॉवर्टी का साइकिल अगर टूट जाता है तो एक वर्चुअस साइकिल जो है वो डेवलप होगा। एंड व्हाट इज वर्चुअस साइकिल? स्टिमुलेट कंजम्पशन, देन प्रॉफिट, देन प्रोडक्शन, देन एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी के पास हाई अर्निंग है तो कंजम्पशन लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा,
कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन को ही तो आप यूज कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर जो होगा उसकी जेब में पैसा जाएगा, प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट होगा। जब प्रोड्यूसर को बेनिफिट होगा तो वो और इन्वेस्टमेंट करेगा, फर्दर और इन्वेस्टमेंट करेगा तो और ज्यादा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और जब ये साइकिल, इस साइकिल को जो बेनिफिट्स के थ्रू क्रिएट होता है उसे वर्चुअस साइकिल बोला जाता है। राइट? समझ में आ रहा है? आ रहा है? यस मैम। नाउ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। अभी हम प्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं। हम शुरू कहां से किया था? प्रोडक्शन से, कि प्रोडक्शन क्या चीज है। फिर हमने देखा कि प्रोडक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसमें हमने ह्यूमन कैपिटल के बारे में भी देखा कि ह्यूमन कैपिटल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोडक्शन का। ठीक है, अब उसके बाद सेक्टर्स देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर वो है जिसमें एग्रीकल्चर प्रेडोमिनेंट है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग, ये सारी चीजें जो है वो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। पुराने समय में, अब तो काफी डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद आईटी जो है, आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो काफी डेवलप हो चुकी है। तो पुराने वक्त में जो लोगों का मेन जो था ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर ही था, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, बेसिक सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसी बेसिक सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर जो है वो भी जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर प्रेडोमिनेंट था। फॉरेस्ट्री, आज की डेट में भी आप देखेंगे कई ऐसे ट्राइबल लोग हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उसमें एक लाख होता है, रेड कलर का होता है, उसकी भी वो है एग्रीकल्चर किया जाता है। तो फॉरेस्ट्री से बहुत सारी चीजें हम लोगों को मिलती हैं। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं और फॉरेस्ट्री जो है वो जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट करती है। तो फॉरेस्ट्री भी उसमें है, फॉरेस्ट्री से हमें टिम्बर भी मिलता है, बहुत सारी और चीजें जो हैं वो फॉरेस्ट से मिलती हैं। एनिमल हस्बेंड्री भी इसमें शामिल है। एनिमल हस्बेंड्री आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग गाय बैल जो है उसका जो है उसको पालते हैं, दैट विल बी कम अंडर एनिमल हस्बेंड्री। फिशिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, माइनिंग एंड क्वारिंग है। माइनिंग जो है, कोल जो होता है, कोयला हो गया या फिर कोई और जो मिनरल्स हो गए, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसे माइनिंग कहा जाता है। और क्वारिंग जो होती है वो बेसिकली कई जगह पे माइनिंग और क्वारिंग जो है इनको एक ही जैसा मान लिया जाता है, लेकिन माइनिंग में हम मिनरल्स जो है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो क्वारिंग है उसमें बेसिकली में स्टोन जो होता है उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मार्बल देखा होगा या ग्रेनाइट देखा होगा, जो स्टोन जो होता है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसे क्वारिंग कहा जाता है। अब दूसरा सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मुझे उम्मीद है आपको पता ही होगा, प्रोडक्शन जहां पे होता है, फैक्ट्रीज जो है प्रोड्यूस करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है। टेरिशरी सेक्टर में सर्विसेज सेक्टर आता है, बेसिकली सर्विसेज आती हैं इसमें, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस, सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो सारी की सारी आपको टेरिशरी सेक्टर में आती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ये 3 सेक्टर्स हैं, राइट? पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज क्या हैं? जो मार्केट के लिए की जाती हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो केवल होली मार्केट के लिए ही उगाई जाती हैं, जैसे कॉटन है, कॉटन को कैश क्रॉप भी बोला जाता है। कॉटन हो गया, टी हो गया, वो मार्केट को बेचने के लिए की जाती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मार्केट के लिए ही प्रोडक्शन किया जाता है और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नॉन मार्केट में भी होती हैं। जैसे मान लीजिए अभी पंजाब और हरियाणा या राजस्थान का जो एरिया है वहां पे वीट का कल्टीवेशन है, वीट की कटाई भी हो चुकी है, तो वहां पे क्या होता है, ज्यादातर मंडी में जाती नहीं है वीट, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है अपने घर में कंजम्पशन के लिए रखते हैं वीट को। तो ऐसी चीजें जो कि मार्केट में, मार्केट को बेचने के लिए रखा जाता, सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखी जाती हैं, वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज में आ जाती है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, देखो ये सारी चीजें आप लोगों को लग रही होंगी कि ये अलग अलग हैं, क्योंकि ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में आई हैं, लेकिन जब तक जैसे ही तुम लोग एडवांस इकोनॉमी का पार्ट पढ़ना शुरू हो जाओगे तो ये सारी की सारी एक साथ आनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल तुम लोगों को अंडरस्टैंड भी इसको अलग अलग ही करना है,
प्रोडक्शन क्या है, फिजिकल क्या है, कैपिटल क्या है, सेक्टर्स क्या है इकोनॉमी के, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, क्वारिंग क्या है, फिशिंग क्या है। ये सिर्फ तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये चीजों का माने ये चीजें हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहां पे लिखा है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन लिटरेसी रेट, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन। लिटरेसी रेट, अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी क्या है, बेसिकली यहां पे हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे, रीडिंग, कैपेसिटी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, इतना ही जानना है। हालांकि लिटरेसी रेट जो है अलग से भी आप लोगों को बताया जाएगा, अडल्ट लिटरेसी रेट क्या होता है या फिर बाकी चीजें, उसके साथ भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो सारी डिफाइन की जाएंगी। लेकिन यहां तक के लिए अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं तो आपको सिर्फ लिटरेसी रेट में इतना जानना है, कैपेसिटी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। लिटरेसी रेट, आगे हेल्थ, किसी भी पॉपुलेशन की क्वालिटी जो है वो हेल्थ पे डिपेंड करती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे डिपेंड करती है, जन्म ले लिया बच्चे ने, आगे उसके बाद जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। और स्किल फॉर्मेशन, वही चीज जो मैंने आप लोगों को अभी बताई कि आपके पास एजुकेशन है, आपके पास एजुकेशन है लेकिन उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा किसी स्किल के लिए, तो स्किल फॉर्मेशन जो है उस पे भी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिससे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टुवर्ड्स क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं कि ताकि लोगों के अंदर वो क्वालिटी जो है, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने की क्वालिटी जो है वो डेवलप हो जाए। पहला इनिशिएटिव है एजुकेशन से रिलेटेड जो बताया गया और हेल्थ से रिलेटेड जो बताया गया। एजुकेशन में नवोदय विद्यालय जो हैं वो बनाए गए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय बनाया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो शुरू किया गया है। वोकेशनलाइजेशन किया गया है एजुकेशन का। नॉर्मली हम लोग पीएचडी करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट उन लोगों में ज्यादा हो रही है क्योंकि उतनी गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं अवेलेबल हो पाती। तो इसीलिए वोकेशनलाइजेशन किया जा रहा है लगातार एजुकेशन का, ताकि कोई ना कोई स्किल जो है एक बंदे के पास आ जाए। तो वोकेशनलाइजेशन किया जा रहा है, डिस्टेंस एजुकेशन भी किया जा रहा है। कई लोग जो हैं, खास करके अगर लेडीज की बात करें तो बहुत सारी ऐसी वुमेन हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू ही अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट कर रही हैं। अब करिकुलम मॉडिफिकेशन भी किया जा रहा है। करिकुलम मॉडिफिकेशन में क्या है, अभी देखो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज की गई है, उनका मॉडिफिकेशन किया गया है। हर स्टेट जो है उसकी डिमांड के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है चीजों को। प्लान्ड आउटलेट फॉर एजुकेशन इंक्रीज, जो बजट है वो भी बढ़ा दिया गया है। अब बजट क्या है, फिलहाल तुम लोगों को इतना ही सोचना है कि भाई पैसा बढ़ा दिया गया है एजुकेशन सेक्टर के लिए। तो पैसा जो बढ़ा दिया है उससे क्या हो रहा है, लिटरेसी इंक्रीज हो रही है, यानी कि लोगों में कैपेसिटी जो है, राइटिंग और रीडिंग की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। 1951 में 18% थी और 2018 में अभी 85% हो गई है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की वजह से जो एजुकेशन है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर जो है उसमें भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। प्लानिंग प्राइमरी हेल्थ सिस्टम जो है वो बेसिकली हमारा अर्बन और रूरल जो है, कई गांव जो है उसमें हॉस्पिटल्स जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। अगर सेकेंडरी हेल्थ डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं जानकारी है तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल हॉस्पिटल जरूर होता है। टेरिटरी हेल्थ सिस्टम जो है जिसमें मेडिकल कॉलेजेस हो गए, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हो गए, उसको भी डेवलप किया जा रहा है। तो बेसिकली ये सारे इनिशिएटिव लिए क्यों जा रहे हैं, इनको इनिशिएटिव लेने का कारण क्या है? ये इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल जो है उसको फॉर्मेशन के लिए किया जा रहा है, ताकि जो रिसोर्स है, जो पॉपुलेशन एज रिसोर्स है, उसे ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सके। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज की बात करते हैं। देखो
अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पावर्टी जो है वो ज्यादा प्रिवेल कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे कारणों की वजह से भी है। कुछ एजुकेशन जो है, लोग एजुकेटेड हैं काफी, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट सर्विसेज या फिर दूसरी सर्विसेज भी नहीं मुहैया हो पाती। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है वो बहुत सारे, जो अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, तो हम अगर ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी नहीं हो पा रही है। क्योंकि किसी को अगर रोजगार होगा तो रोजगार या एम्प्लॉयमेंट होगा तभी एक लेवल तक वो अपनी अर्निंग को बढ़ा सकता है, और अर्निंग को बढ़ाने की वजह से ही उसके बाद वो जगह लगातार एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो है, उससे बाहर निकल सकता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में कैसी है ये इसमें बताया गया है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी है और डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है। अगर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की रूरल एरियाज में बात करें, नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स, कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जहां पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी नहीं होती, एग्रीकल्चर नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक सीजन निकल गया, अगर खरीफ का सीजन निकल गया या फिर रबी का सीजन निकल गया, तो कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जिसमें एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोगों के लिए कोई काम नहीं होता, तो उसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसके अलावा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा पीपल एंगेज्ड। गांव में क्या है, लेबर फोर्स ज्यादा है, या कहीं पे भी शहर में भी कई जगह लेबर फोर्स ज्यादा है। लेबर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जिस काम में 5 लोगों की जरूरत है वहां पे 8 लोग काम कर रहे हैं, तो इसे जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, एक्स्ट्रा पीपल एंगेज्ड। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में ज्यादा हम लोगों को मिलती है। अर्बन एरियाज में जो हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है लायबिलिटी, ये इकोनॉमिक बर्डन है। तो शुरुआत में हमने कहा था पीपल एज रिसोर्स, रिसोर्स जो होगा पीपल, लोग रिसोर्स तभी होंगे जब जो है वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होंगे, और ह्यूमन कैपिटल में नहीं तो वो लायबिलिटी हो जाएं। तो फर्स्ट चैप्टर में जो हमने फर्स्ट में शुरुआत में हमने जो बताया था कि लायबिलिटी जो है, जो ह्यूमन है, जो पीपल हैं, वो रिसोर्स भी हो सकते हैं और लायबिलिटी भी किसी पे हो सकते हैं। तो उस तरीके से हमने इस चीज को डिफाइन किया है, राइट। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को समझने हैं इसमें। तो ये 9th क्लास की एनसीईआरटी जो है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आप लोगों की स्क्रीन पे हैं। Which of the following is correct with regard to economics? Microeconomics studies theory of output, inflation and employment. Macroeconomics studies theory of consumer behavior, prices and demand. Select the correct answer using the codes given below. ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। neither one, D option. सही। और आगे क्वेश्चन है एक और, मनी इज हैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। गुड, वेरी गुड। In which sectors of economy disguised unemployment is mostly prevalent in India? Industrial sector, service sector, agriculture sector, mining sector? Agriculture sector. Agriculture mining. Agriculture sector. मैम प्लीज मार्क द राइट आंसर इन द स्लाइड्स प्लीज। Okay. जैसे तीनों क्वेश्चंस में जैसे रिस्पांस भी है उस पे मार्क कर लीजिएगा, सो दैट दे कैन हैव इट एज ए रेफरेंस फॉर फ्यूचर। थैंक यू मैम। Ma'am, in this, हाँ, what is virtuous cycle? Beneficial cycle of मैम events? साजिद का कुछ क्वेरी है, प्लीज देख लीजिए। हाँ जी बोलिए। ma'am, in third question, why not mining sector? Ma'am, third question. देखो, प्रेवलेंस की बात कही है मैंने, अब हर जगह पे कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन यहां पे लिखा है विच सेक्टर मोस्टली प्रेवलेंट इन इंडिया। Yes, ma'am. ठीक है, ये बात कही है। अब देखो, भारत में इतनी लेबर फोर्स है, आप लोगों को पता होगा महात्मा गांधी बिल्कुल खिलाफ थे इस चीज के कि मैकेनाइजेशन बहुत किया जाए, इंडस्ट्री लगे। उसका कारण क्या था? वो कहते थे कि भाई लेबर फोर्स इतना ज्यादा है, अगर इस तरीके से इंडस्ट्री आप डेवलप करोगे, मशीनरी डेवलप करोगे, तो लोगों को काम नहीं मिलेगा।
तो इतनी लेबर फोर्स है, इस वजह से कोई ना कोई सेक्टर तो अफेक्टेड रहता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है इससे। व्हाट इज वर्चुअस साइकिल? बेनिफिशियल साइकिल ऑफ इवेंट, डेट ट्रैप, पॉवर्टी साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल। हाँ जी बोलो। हाँ, पॉवर्टी साइकिल। Poverty cycle. नहीं, बेनिफिशियल साइकिल ऑफ इवेंट। मैंने क्या बोला था आप लोगों को? मैंने कहा कि पॉवर्टी साइकिल, एक एग्जांपल सा दिया था कि कोई बंदा गरीब है तो एजुकेशन नहीं मिला, एजुकेशन नहीं मिला तो ज्यादा अर्निंग नहीं हुई, ज्यादा अर्निंग नहीं हुई तो ज्यादा डिमांड नहीं कर पाया चीजों की। अब ज्यादा डिमांड नहीं कर पाया चीजों की तो क्या हुआ? उसके बाद प्रोड्यूसर को भी कोई पैसा नहीं मिला, राइट? तो क्या हुआ? लगातार एक साइकिल जो है पॉवर्टी का वो बना रहा। लेकिन मैंने क्या कहा? बेनिफिशियल, अगर बेनिफिट होगा आपको किसी चीज से, ठीक, अगर आपको अर्निंग अच्छी होगी, मान लो आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज कर जाती है, आपको अर्निंग अच्छा होना शुरू हो जाता है। जब आपको इनकम बेनिफिट होगा, इनकम बेनिफिट से क्या होगा? आप डिमांड करोगे सर्विसेज की या प्रोडक्ट्स की, आप डिमांड करोगे। अब सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की डिमांड करोगे तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्शन करने वाला है उसकी जेब में कुछ पैसा जाएगा। और प्रोडक्शन करने वाले की जेब में जब पैसा चला गया तो क्या होगा? अब वो और इन्वेस्टमेंट करेगा, अब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या होगा? उसको इन्वेस्टमेंट जब करेगा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको और लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है? तो इनकम जो है, जब इनकम बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल साइकिल ऑफ इवेंट, जब इनकम का बेनिफिट होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बनेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बनेगी, ठीक है? समझ आया? हेलो, जवाब तो दे दिया करो। Yes, sir. यस मैम। तो आज के लिए इतना ही था। बेसिकली ये तुम लोगों को अलग थलग सा लगेगा सब कुछ, ठीक है? बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। कभी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, कभी ह्यूमन कैपिटल बता देते हैं, कभी फिजिकल कैपिटल बता देते हैं, क्योंकि इसी तरीके से कुछ कुछ चीजों को हमें इंटरकनेक्ट, जहां पे पॉसिबिलिटी है इंटरकनेक्शन की वो हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन जहां पे नहीं है वो अपने आप इंटरकनेक्शन जो है वो आप लोगों का क्रिएट हो जाएगा जब आप एडवांस इकोनॉमी में जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब है कुछ चीजें जानकारी लेनी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, जैसे अभी हम लोग 9th क्लास जो है उसका करा है, तो अगले 2 चैप्टर्स हैं इसके, तो हम लोग कल, वो शायद कल होगी क्लास या जब भी सर बोलेंगे उस हिसाब से, तो कल हम लोग को फाइनलाइज करते हैं, ठीक है? थैंक यू।